बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजिन स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थोड़ा सा अफसरदा हूँ। कौमी सानिया पाकिस्तान के अंदर, जो कि कोई नई बात नहीं है, कई पाकिस्तान के अदवार के अंदर ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान का एक ऐसा वक्त आता है कि एक इंटरनल क्राइसिस, हमें एक नेचुरल जो है वो क्राइसिस देखने को मिलता है, जिसको रंग ये दिया जाता है कि कुदरती आफत है। आज इस पे डिस्कशन करेंगे। अगर कुदरती आफत है, क्या इसको किसी तरीके से हम कम नहीं कर सकते? क्या जो क्लाइमेट का इशू है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया में कहीं क्लाइमेट का इशू नहीं है? क्यों हमें ये चीज़ें हलाकतें हर साल देखनी पड़ती हैं सैलाबी सूरत हाल के अंदर? ये सिर्फ बात केपी के तक महदूद नहीं, ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ अगर पंजाब में देखें, सिंध में देखें, कई आबादियाँ जो हैं वो हर साल इस चीज़ में जो है वो इस बर्बरियत, इसमें तबाही में जो है वो अपनी अपनी जानें खो देती हैं। तो आज की जो लेटेस्ट अभी तक की जो अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मौजूदा कौमी सानिया के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों और क्लाउड ब्रस्ट की वजह से पाकिस्तान जो है वह हंगामी सूरत हाल में है। और जो है 650 से ज़ायद जो है वो मजमूई हलाकतें हो चुकी हैं। और KPK की बात करें तो वहाँ से 200-300 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। इसमें कोई मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि कंफर्मेशन कर ही नहीं सकते कि कितनी हलाकतें हो रही हैं। और उसके साथ साथ हम बताएं तो इसमें 1000 से अबव जो हैं वो ऐसी जो हैं वो अभी तक अफराद जो हैं वो लापता हैं। तो ये सिचुएशन, इस तरीके की अफसरदा सिचुएशन है, इसको किस तरीके से वफाक लेके चल रही है, किस तरीके से KPK गवर्नमेंट लेके चल रही है? दूसरा एंगल देखें तो पॉलिटिकल डायलॉग्स बड़े हो रहे हैं। KPK गवर्नमेंट अपना स्टांस पेश कर रही है, ठीक है, रिबट करने के लिए वफाक अपनी बात कर रहा है। और ये जो डायलॉग्स हैं सारे, मैं वो अभी प्रोग्राम में डिस्कस भी करूँगा अपने तजियाकारों से जब सवाल करूँगा। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं अख्तर ज्ञानी साहब, तजियाकार हैं, और जनाब हैदर हयात खान साहब हैं, तजियाकार हैं, और डॉक्टर अनम तारिक साहिबा हैं जो कि माहिर माहौलियात हैं। प्रोग्राम का आगाज़ ज्ञानी साहब आपसे ही करूँगा। सर, ये जो सिचुएशन जिस तरीके का कौमी सानिया है, ये कोई नई बात नहीं। मेरे ख्याल में माजी में बहुत बार ऐसे देखा गया है, ठीक है, कि सैलाब का सूरत हाल 2010 से पहले भी एक बहुत बड़ा सैलाब पंजाब के अंदर आया था। अच्छे खासे इलाके जो हैं वो शहरी आबादियाँ तबाह हो गई थीं। और जो नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसे देखने को मिलती है। तो क्या यहाँ पर आपकी राय है और किस तरीके से इस सिचुएशन को देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया उमर शरीफ लगारी साहब। जी सर, वेलकम। सर, सैलाब, तबाहकारियाँ, डिज़ास्टर्स, ये कुदरती अमर समझे जाते हैं, लेकिन हकीकत में कुदरती आफात उस वक्त होती हैं जी जब हमें तवक्को के ख़िलाफ़ ये चीज़ें हम पे नाज़िल होती हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को सिर्फ ले लें, दूसरे ममालिक को छोड़ दें, मैं पाकिस्तान के लेवल के अपने मुल्क से बात करता हूँ कि ये तो तय है कि हर साल बारिशें आना है। हर साल बारिश, बिल्कुल। ये भी तय है कि इंडिया में हमारी निस्बत बारिशें ज़्यादा होती हैं जी। और ये भी एक्सपेक्टेड होता है, हमें यकीन होता है कि इंडिया के पास जब पानी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, उन्होंने पानी हमारी तरफ छोड़ना होता है। अब इन तीनों चीज़ों को ले लें तो इसमें हमारे लिए कुदरती आफात का लफ्ज़ तो ख़त्म हो जाता है ना। जी बिल्कुल, ये कुदरती आफात नहीं है। हमें जिन चीज़ों का हमें इमेजिन है, हमारा अंदाज़ा है, हमारे बल्कि यकीन की हद तक ये चीज़ें हम पे नाज़िल होनी है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें उनको कुदरती आफात नहीं कहना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि ये चीज़ें हर साल हम पे वारद होती हैं, हमने इनको कुछ ना कुछ करना है जी। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि सबसे पहले 2002 में सैलाब आया, उसमें इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि मैं समझता हूँ कि जेलम से लेकर सिंध तक इतनी ज़्यादा मैदानी इलाकों में तबाही हुई, जिसमें हफ्जाबाद है, चनियोट है, जंग है, टोबा टेक सिंह है, या लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि हम 5 साल तक उन बेघरों को घर नहीं दे सके जी। उसके बाद 2014 में आया, 2016 में आया सैलाब, और इतनी ज़्यादा सैलाब शिद्दत से आता है कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ये जो KPK में सैलाब आया है या आता है, इससे पहले मेरा गालबन 2014 में या 2016 में सैलाब आया था जी। और दरिया सिंध ने जो तबाही फैलाई, उसकी वजह से जो ना काफ़ी इलाके हमारे मुतासर हुए। लेकिन जो पंजाब का मैदानी इलाका या पंजाब के इलाके, ये तो समझिए कि एक रूटीन में बह जाते हैं और लाखों लोग जो है वो बेघर हो जाते हैं। इस पे एक तो ये है कि आप इस पे गौर करें, आप एनालिसिस करें तो 2002 से लेकर अब तक या इससे पहले भी सैलाब आते रहे, हमारी हुकूमतें पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं, आज तक इसके मतलब कोई प्लानिंग या कोई मनसूबा साजी सामने नहीं आई। आप ये तो कह सकते हैं, यानी ये फर्ज किया कि आप ये कह लें
के प्लानिंग हुई थी, ये मनसूबा हमने लॉन्च किया था, लेकिन वो नाकाम हो गया। बारिशें ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से वो मनसूबा जो है वो कामयाब नहीं हो सका, या कोई इसको और रंग दे लें, लेकिन आप एनालिसिस कर लें, हकीकत में कोई एक भी मनसूबा हमारा इसके लिए हुआ ही नहीं। हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की कि सैलाब तो आना ही आना है, बारिशें होनी है, इंडिया ने पानी छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन हमने तो कोई प्लानिंग की ही नहीं। जिसके लिए जो प्लानिंग थी, जो हमारे लिए हर साल हम ये एक बयान दे देते हैं कि हमारे पास अगर डैम होते तो ये सैलाब तबाह करिए ना करता, या हमारे पास ये डैम एक से ज़्यादा ना होता, या ज़्यादा छोटे छोटे डैम बना लिए जाते तो हमारे पास ये ना होता। लेकिन क्या हमने कोई डैम बनाया? यानी पीछे जो दो जमातें जो अपना 40 साल से गवर्नमेंट में आ रही हैं, नून लीग या पीपल्स पार्टी, या इसमें कुछ फौजी गवर्नमेंट भी आती रही हैं, तो क्या हमने कोई डैम की तरफ कुछ तवज्जो दी है? मैंने इस पे रिसर्च की थी, जितना काम वाटर रिजर्वायर्स के लिए आमरीत के दौर में हुआ, वैसे ये जो गवर्नमेंट आती है ना, जमहूरियत का ढोंग रचाती हैं, वो इतना काम नहीं कर सकी सर। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैंने इस पे पूरी असेसमेंट और रिसर्च की है सर। लोग सब फिगर पे है ना जी। फिगर हमारे ये कहते हैं कि यूब खान ने 2 डैम बनाए, त्रिबेला डैम और मंगला डैम, उसके बाद कालाबाग डैम की उन्होंने बुनियाद रखी। उसके बाद आप देख लें फौजी गवर्नमेंट भी आती रही हैं, जो जेली कह लें, या जिस तरह भी बराए नाम जो है ये अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आती रही, तो वो कालाबाग डैम वहीं पे रुका हुआ है। और उसके बाद सर इसमें रुकावट जो है, यही आपकी अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो आपकी हुकूमतें ही हैं। इस पे डिटेल डिस्कशन फिर कभी करेंगे सर, एक पॉलिटिकल डायलॉग हो जाएगा, जो कि अभी तो वफाक और केपीके कर ही रही है, तो हम इससे इज्तनाब करें। हम देखते हैं कि हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए। हमारे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट है माहौलियात की डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब पहले तो ये बता दें कि बड़ी आज की जो अवाम नास है, उन्होंने एक नाम सुना क्लाउड ब्रस्ट का, ये क्या सिचुएशन है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर? ये पहले तो ये बता दें क्लाउड ब्रस्ट होता क्या है और ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है, ये आम रूटीन की बारिशों से ज्यादा? जी बिल्कुल। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमिना है कि जब पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों से गर्म फिजा उठती है और पहाड़ों के साथ साथ ऊपर की तरफ उठती है, तो उसके अंदर काफी ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, नमी बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे वो पहाड़ों के साथ ऊपर उठती जाती है, उसका टेम्परेचर सडनली बहुत ज्यादा ड्रॉप करता है। जैसे ही वो हवा ठंडी होना शुरू होती है, उसके अंदर पानी के जो कतरे हैं वो फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जो आप जानते हैं कि क्लाउड बनने का एक नॉर्मल फिनोमिना है। जैसे ही आप समझने के लेमैन टर्म्स में उन क्लाउड्स का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है मॉइस्चर की वजह से, तो सडनली उनकी बर्स्टिंग हो जाती है और इसकी वजह से काफी ज्यादा रेनफॉल हो जाती है। अब ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पहाड़ी इलाकों में क्यों है, उसकी वजह से ये है कि क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि अगर आम बारिश ने एक काफी बड़े इलाके के ऊपर होना था, तो क्लाउड बर्स्ट एक छोटे से इलाके के ऊपर ही विद इन 1 घंटा काफी 100 मिलीमीटर जैसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो डिस्पर्स कर देता है। काफी ज्यादा बारिश एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन में एक छोटे से इलाके के ऊपर बेतहाशा क्वांटिटी में हो जाती है। तो उसका नुकसान फिर क्या होता है, आप जानते हैं कि पहाड़ों से जो सैलाबी रेले हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, और जितना वादियों में इनके रास्ते में जो कुछ आता है फिर वो उसकी लपेट में आ जाता है। तो इस वजह से नॉर्मल मैदानी इलाकों की निस्बत क्लाउड बर्स्ट की वजह से आने वाले जो फ्लैश फ्लड्स हैं वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक समझे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा हैदर साहब, आपसे इस पे थोड़ा सा तजिया ले लेते हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल डायलॉग्स इस पे किए जा रहे हैं, कौमी सानिया हुआ है, जो लोग हैं वो बेचारे ट्रबल के अंदर हैं। आप देखिए अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम जो है वो हम मरने वालों को वापस नहीं ला सकते, मगर जो कुछ हम कर सकते हैं हम करेंगे। फिर उसके बाद वफाक को टारगेट किया जा रहा है, वफाक जो है वो सूबे को टारगेट कर रही है। और ये भी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हाँ जी, अगर वफाक मदद नहीं करेगी तो मेरे पास हैं वसाइल, मैं मदद कर लूँगा। तो क्या सिचुएशन देखते हैं ऑफिशियल्स जो हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, वो उनकी इस सिनेरियो के अंदर रिगार्डलेस ऑफ के उनकी क्या एफिलिएशन है, एज ए पैट्रियट उनकी क्या ऑब्लिगेशन है, जरा इस पे काइंडली तजिया दे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उमर। देखिए, इसमें 2 पहलू मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जिसको आप कुदरती आफत कह लें, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं इसके। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि हम प्लानिंग में लैक ऑफ प्लानिंग इसकी एक बुनियादी रीज़न है। हम लोग टाइम पर प्लान नहीं करते चीज़ों को। हमारी गवर्नमेंट्स जो है उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है
गो के माजी में इमरान खान साहब इसके ऊपर काफी शोर मचाते रहे हैं और उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया जिसको बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर भी मैं उनकी इंटेंशन को डाउट नहीं करूंगा, लेकिन जो टीम उनके साथ थी उन्होंने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया उस प्रोजेक्ट का, मैं समझता हूं कि अगर उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाता आज सिचुएशन ये शायद ना होती। यहाँ पे क्लाइमेट एक्सपर्ट है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। हम जिस तरह तेजी से दरख्त काट रहे हैं, इवन इस माहौल के अंदर भी जब सैलाब आया हुआ है और काफी हमने वीडियोस भी देखी जिसमें कटे हुए दरख्त जो है वो सैलाबी रेले में नीचे आ रहे हैं, और मुझे ये भी किसी ने बताया कि उसको पकड़ने के लिए कई लोग जो है वो आगे गए और वो भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। और कुछ वीडियोस हैं जिसमें पकड़ने के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं। हमारी अप्रोच यहाँ पर ये है, तो हुकूमतों को चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग करें। ये बात दुरुस्त है कि हर साल जारी से बता मानसून का जो मौसम है इसमें बारिशें होंगी और इस पूरे रीजन में बारिशें होती हैं, भारत में भी बारिशें होती हैं, भारत में पानी ज्यादा होता है वो पानी छोड़ते भी हैं, ये डैम्स का मामला भी है, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की भी करने की कुछ काम है। ये बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं यहाँ पर जिनके अरबों खरबों में जिनके फंड्स हैं, उन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कुछ जो है वो लोगों को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट अगर प्रॉपर चीजों को प्लान करे, हम यहाँ पर दरख्त लगाएं, अगर दरख्त काटते हैं तो उसके मुकाबले में हमें दरख्त लगाने भी चाहिए, और ऐसे दरख्त, अब जिस तरह मैं अभी केपीके से होकर आया हूँ और मुझे लोकल्स ने बताया कि यहाँ पर ये जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था, इससे पहले यहाँ पर ठीक ठाक तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सरपरस्ती में यहाँ पर दरख्त काटे गए और अरबों रुपए उसके अंदर लोगों ने खाए, और उसके बाद दरख्त लगाए कौन से, वहां पर सफेदे का दरख्त लगाया गया जिसने पूरे माहौल का जो है वो वहां पर बेड़ा गर्क कर दिया। और मॉइस्चर भी जो है वो, मेरा ख्याल है कि ये जो क्लाइमेट एक्सपर्ट है ज्यादा बेहतर बताएंगे, वो भी जो है उसकी वजह से ज्यादा माहौल में वो आ जाता है। तो ये चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट को कुछ प्लान करना चाहिए। बाकी जहां तक बात जो आपने पॉलिटिकल एंगल एक्सप्लोर किया इसमें, देखिए ये एक अलमिया है हमारे मुल्क में कि हम हर चीज के ऊपर सियासत करते हैं। जी बिल्कुल। आज वफाक भी सियासत कर रहा है इसके ऊपर, आज खैबर पख्तूनख्वा भी इसके ऊपर सियासत कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली आज ज्यादा सियासत इसके ऊपर सूबा कर रहा है जो सफर भी कर रहा है। आपने नंबर्स नोट किए, 650 से ज्यादा अफराद इस जो है वो सैलाब की नजर हो चुके हैं, 1000 के करीब आपने बताया कि लोग अभी वो हैं जो लापता हैं। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, एक इंसानी जान भी अगर जाए तो उसकी एक इंसानी जान की एक अपनी अहमियत है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वो नंबर्स हो चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों की, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की सीरियसनेस का आलम ये है कि एक मुल्क का वज़ीर आला उठकर कहता है कि मुझे किसी के आगे अपने लोगों के लिए हाथ नहीं फैलाना, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। को खुदा का खौफ करो, थोड़ा सा सोचो अपने लोगों के हवाले से, निकल आओ सोशल मीडिया की चीज से बाहर कि जी मैंने डायलॉग मारने की, बॉलीवुड की फिल्म शूट नहीं हो रही है ना, यहाँ पर जो है वो कोई मौला जट है जिसने आगे डायलॉग मारने हैं। यहाँ पर हम उस स्पेस से बाहर ही नहीं निकल रहे। हम लोग आज भी वहीं बैठे हैं। कंस्ट्रक्टिव मेजरमेंट्स की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, और इसमें कलेक्टिव मेजरमेंट्स लेने चाहिए। सबको कलेक्टिवली चीजें डिसाइड करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस सैलाब का नुकसान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को होगा या सिर्फ पंजाब को होगा, सब इसके लपेट में आएंगे। अगर एक भी पाकिस्तानी इसकी नजर होता है तो ये हम सबका नुकसान है, ये सूबे का नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर डायलॉग मारी जा रही है, हम यहाँ पर डायलॉग बाजी खत्म नहीं हो रही है। ये जब तक सीरियस नहीं होंगे, तब तक हम कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर इसका। और नेक्स्ट फेज जो है ना सर, वो ये है कि अब ये सिंध और पंजाब देखेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया से पानी पहुंचता वहां पे तो तबाहियां दे रहा है। तो आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक जो मुझे न्यूज मिली है, और मेरी एक माहिर माहौलियात से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये जो सतह है पानी का बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर दरियाओं के अंदर, अब जो तौसा बैराज है वो भी बढ़ गया। इसमें मैं ज्ञानी साहब से ही सवाल कर रहा हूँ। सर ज्ञानी साहब देखिए, अब नेक्स्ट फेज जो है वो सिंध और पंजाब है, ठीक है। अब यहाँ के जो रिवर्स है, इंडस रिवर है, या हम बैराज की बात करें तो जो तौसा के अंदर है, तौसा बैराज है जो सिंध तक जाता है, हेड बैराज तक जाता है। तो नेक्स्ट फेज के लिए अब किस तरीके से गवर्नमेंट को रेडी रहना चाहिए, जरा इस पर भी थोड़ा रोशनी डालें सर। सर ये पहले यही बात हो रही थी जो हैदर याद साहब बात कर रहे हैं जी, जो हमारी प्रोडक्टिव मेजरमेंट्स है ना जी, वो ना होने के बराबर है। देखिए ना, ये जो केपीके है ना वो हमारी सतह समंदर से काफ़ी ऊपर है जी। लामहल्ला तौर पे पानी जो है वो निचली सतह पर आएगा ना जी बिल्कुल। और हम जो है वो नहायत निचली सतह पर है। एक तो ये कि जो पानी वहाँ पे फ्लो हो रहा है वो पानी हमारी तरफ ही आना है। दूसरी बात यह है कि अभी
2 और 3 स्पेल जो है ना मानसून के भी बाकी हैं। बिल्कुल। इंडिया से पानी जो है वो भी हमारी इस चनाब में और जेल में वो भी हमारे पंजाब में ही आना है। अगर ये सूरत को देख लें तो जो करीब आने वाले दिन है इस सितंबर के, उसमें तो ये समझ लें कि बहुत बड़ा सैलाब आ सकता है। लेकिन मेजरमेंट ये होनी चाहिए थी कि जैसा कि हम पिछले 2 माह से देख रहे थे, हुकूमत ऐलान कर रही थी कि सैलाब के आने के खतरात बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट करनी चाहिए, इकदाम करनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अमली तौर पे नहीं हुआ होना ये चाहिए था कि जो दरियाओं के नज़दीक बंद हैं उनको मजबूत करना चाहिए था, उनको ज़रा थोड़ा सा मजबूत करके उनकी हाइट को भी बुलंद करना चाहिए था। और ये जो रेले हैं, जो अपना सेम नाले हैं वगैरह, उनकी सफाई करनी चाहिए थी, नहरों की सफाई करनी चाहिए थी, का जो रूट है उनको बिल्कुल साफ करनी चाहिए। लेकिन यकीन करें कि क्योंकि मेरा ताल्लुक एक देहाती इलाके से, देहाती डिस्ट्रिक्ट से है, हमारे इलाके में सैलाब बहुत ज्यादा आता है। जी बिल्कुल। और इतना ज्यादा आता है और पानी शहर को बचाने के लिए गांव को उड़ाया जाता है, अक्सर होता भी ऐसे ही है। और हमारे इलाके से सैलाब गुजर का जो है वो जंग टोबा टेक सिंह की तरफ जाता है और तबाहियां फैलाता जाता है। और यकीन करें कि इन मेजरमेंट के ऐलानात के बाद हमने देखा है कि कोई भी किसी नहर की सफाई नहीं हुई, किसी नाले की सफाई नहीं हुई, और ये जो दरियाई बंद हैं उनकी सफाई नहीं हुई। दरियाई बंद बहुत बड़ा इशू है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी बड़ा इशू है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके जो है वो इसमें हादसे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ऐसा ठीक है सर, डॉक्टर साहब जी आप कंप्लीट करें। बिल्कुल। और वो सफाई नहीं हुई। और हमने ये जरूर देखा है कि हमने अपना कुछ मुतबिर ज़राए से हमें ये जरूर मालूम हुआ है कि ये जो मेजरमेंट करने हैं उनके लिए जो फंड्स हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं। काम तो नहीं हुआ, लेकिन फंड्स वो रिलीज नहीं है। जी प्लीज। ठीक है डॉक्टर साहिबा, देखें अब तो ये देखें, जैसे ज्ञानी साहब भी फरमा रहे थे कि अभी 2-3 फेज बाकी हैं, अभी स्पेल 2-3 मानसून की भी आने हैं। तो मुझे काइंडली इसमें बता दें कि फिल फॉर क्या हम ऐसे मेजरमेंट्स कर सकते हैं जिससे हमें कम से कम जो है वो नुकसान उठाना पड़े, और अगर गवर्नमेंट इस पे सीरियस होती है कि लॉन्ग टर्म मेजरमेंट्स लेने चाहिए तो इस पे क्या हम जो है वो ले सकते हैं इकदाम जो मस्बत हों? जी बिल्कुल, अभी जो शॉर्ट टर्म में हम कर सकते हैं वो तो यही है कि हमारा जो फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कि फौरन से पहले हम इंटीमेट कर सकें उन इलाकों को जिस साइड पे सैलाबी रेला जा रहा होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है जो मुझे नजर आता है, जिस तरह आप इवन रावी भी देख लें जहाँ पर नॉर्मली पानी नहीं आता क्योंकि सूखे पड़े हमारे दरिया, तो उस जगह पर काफी हद तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है, लोगों ने अपनी झुग्गियां बना रखी हैं, पूरे पूरे घर बना रखे हैं। कई जगह पे मैंने देखा कि वहां पे उन्होंने अपनी फसलें उगा रखी हैं। तो ये जो एक अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर इसकी प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग हो जाए, सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में भी जो कि टूरिज्म के ऊपर चल रहा है, उन्होंने दरियाओं के किनारों के ऊपर अपने होटल्स बनाए हुए हैं। तो जब आप दरिया के रास्ते में, किसी नदी के रास्ते में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है तबाही का लेवल उतना ही जबरदस्त तरीके से डबल होता जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में हम ये कर सकते हैं कि इस चीज के ऊपर खास तौर पे जो हमारा जीबी वाला एरिया है, जो भी हमारा केपीके वाला एरिया जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर लैंड जोनिंग को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के जो कंस्ट्रक्शन है वो दरियाओं के रास्ते के ऊपर ना हो। दरिया ने अपना रास्ता लेना ही लेना है, नेचुरल कोर्स के ऊपर जाना ही जाना है, तो उसका रास्ता कम से कम क्लियर छोड़ा जाए। बाकी वही वाली बात है, जितने दरख्त लगाएंगे वो पानी के बहाव को रोकने में मदद करेगा। और टिम्बर माफिया के ऊपर अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हम अपने ये जो डिफॉरेस्टेशन का इशू है इसको भी एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा। हैदर साहब अच्छा इसमें ये बता दें कि अब मैं आपको ये बताऊं कि सेनेटर शेरी रहमान साहबा ने फरमाया है कि ये कुदरती आफत नहीं है, ये इंसानी कोताही का नतीजा है। और दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और सीएम केपी के गंडापुर साहब ने ये ऐलान किया है कि हम अपनी जो है वो तनख्वाहें माफ़ करते हैं और हम जो है ना वो इंशाल्लाह पूरा रेस्क्यू करेंगे। जो अजाला है वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो भी नुकसानात हुए हैं उनको पूरा कर सकें। इस जेस्चर को हैदर साहब कैसे देखते हैं? देखिए अल्टीमेटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो नुकसानात हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नेग्लिजेंस शामिल है। अगर इदारे अपना काम प्रॉपरली करते, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रही थी कि लोगों ने दरियाओं के गिर्द जो है वो जो अब तो वो कह रही थी कि घर बने हुए हैं, लोगों ने पूरी सोसाइटीज यहाँ पर बना ली और उनमें वज़रा भी शामिल है जिनकी सोसाइटीज हैं। तो जब तक आप इसके ऊपर कोई प्रॉपर जो है वो काम नहीं करेंगे तब तक ये सिलसिला इसी तरह चलेगा।
सेकेंडली जो अर्बनाइजेशन की बात हुई, वाकईतन इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमारे ये जो इदारे हैं जो हाउसिंग को डील करते हैं, इनको देखना चाहिए। ये मसला सिर्फ पहाड़ी इलाकों का नहीं है। ये आप देखिए आपके शहरों का टेम्परेचर किधर जा रहा है। आज से 15-16 साल पहले जब हमें खबरों में पता चलता था ना कि फलाने इलाके का टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो लोग हैरान होते थे। आज आपके लाहौर शहर का टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब चला जाता है। तो ये सबका मसला है, हमें इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो है वो काम नहीं कर रहे यहाँ पर ग्रीनरी के ऊपर। हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह लाहौर में मिड सिटी है, लेक सिटी है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अपने सोसाइटीज के अंदर ज्यादा ग्रीन एरिया रखा है। ये बाकी प्रोजेक्ट्स को भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये अर्बनाइजेशन के ऊपर हमारी जो हाउसिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंडली जो दरियाओं के बंद की बात की यहाँ पर बता रहे थे ज्ञानी साहब के फंड्स पे रिलीज हो चुके हैं, इनके ऊपर भी हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हर हल्के से, जिन जिन हल्कों से ये दरिया गुजरते हैं, ये उनसे भी अवाम को पूछना चाहिए कि किधर गए वो पैसे जो इस नाम पर उन्होंने हुकूमत से लिए हैं। अवाम के लिए वो पैसा था, वो पैसा किधर लगा है। मुझे अच्छी तरह याद है ये राजनपुर का जो सैलाब है 2-3 साल कबल, जो राजनपुर में तबाही हुई और इंटीरियर सिंध में जो तबाही हुई थी, उसके बाद वहां पर अभी 2024 के इंतखाबात के बाद सरदार शमशेर मजारी और सरदार खिजर मजारी, मैंने इन दोनों को देखे उन्होंने जिस तरीके से अपने हल्के में काम किया है। अब इस दफा क्या होगा कि वो लोग बचे हैं इस चीज से। तो जो पार्लियामेंटेरियंस काम करेंगे उनके इलाके इससे महफूज रहेंगे, या मैक्सिमम जो वहां पर डैमेज है उससे बचाया जा सकेगा। तो ये हुकूमती जो हल्के हैं उनको सीरियसली इनको एड्रेस करना पड़ेगा। बाकी अगर इन्होंने अपनी तनख्वाहें जो है वो इन लोगों को देने का ऐलान किया है, तो ये एक अच्छा जेस्चर है, एक पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये इनके लिए कुछ करें। हर साल कोई 1 महीने की तनख्वाह देने से चीजें बेहतर नहीं होंगी। प्लानिंग करें, बैठे, सियासत मत करें। ठीक है, सियासत को रखें दूसरे मामला के लिए। इंसानी जान को लेकर जो है उसके ऊपर इनको सीरियसली सोचना पड़ेगा। नहीं तो हर साल आप देखिए, हर साल सर्दी का दौरानिया कम होता जा रहा है, शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। गर्मी का दौरानिया बढ़ता जा रहा है और उसकी शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। ये बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए। और इसके ऊपर इमरान खान साहब की अप्रोच बहुत अच्छी थी, मैं उनका बहुत बड़ा क्रिटिक हूं। उनकी अप्रोच अच्छी थी, उनकी टीम गंदी थी जिन्हें उनको सपोर्ट नहीं किया। यहां पर उस अप्रोच को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है। और सिर्फ हुकूमत नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक भी जिनकी वजह से पाकिस्तान सफर कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो इसके ऊपर अपना किरदार अदा करें। आज पाकिस्तान में ही हालात खराब है, कल को दुनिया के हर मुल्क में होंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे हैदर साहब ने फरमाया कि अर्बनाइजेशन हो रही है और कंस्ट्रक्शन वसी लेवल पे हमें शहरों के अंदर देखने को मिल रही है। हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, डिफरेंट जो है वो जो शहरों के अंदर हमें मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। तो आप क्या समझती हैं? और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जैसे हैदर साहब ने फरमाया कि सर्दी का दौरानिया कम होता जा रहा है, गर्मी का बढ़ता जा रहा है, और ये फैक्ट है। तो ये किस तरीके से बेहतर हो सकता है और एज ए इंडिविजुअल हम इस चीज़ को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? क्योंकि कलेक्टिव ठीक है, रिफॉर्म्स की बात है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घरेलू सतह पर एज ए पैट्रियट हमारी क्या जिम्मेदारी है इसमें? बिल्कुल, इंडिविजुअली मुझे लगता है कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम करने के बजाय अगर हम इंडिविजुअल एक्शन ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें सबसे बड़ा एक चीज़ जिसको हम बिल्कुल अंडर एप्रिशिएट करते हैं वो यही है कि दरख्त लगाएं, और सिर्फ लगाएं नहीं, उसका ख्याल भी रखें। अगर आपके घर में सिर्फ एक दरख्त भी लगा होता है आपके लॉन में और वो छांव देता है, तो वो आपके घर का टेम्परेचर अच्छा खासा मिनिमाइज करता है। बाकी वही चीज़ है कि आप AC का बेदरी के इस्तेमाल ना करें, इंडिविजुअल गाड़ियों के बजाय मैस ट्रांजिट को ज़्यादा प्रेफर करें। तो ये कुछ वो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं कि जिनको अगर हर इंडिविजुअल अपने लेवल पर लेता है तो उसका कलेक्टिव जो आउटपुट होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पे नाजरीन जाएंगे और ख़ास तौर पे बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, ख़ास तौर पे जो ट्रंप की तरफ से डिप्लोमेसी की जा रही है यूक्रेन के सीज़ फायर के लिए। इजराइल में इस वक्त क्या सिचुएशन है, इजराइल और फ़लस्तीन की वॉर के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का जो सीज़ फायर होने के बाद क्या सूरत हाल है, किस तरफ मामला जाएगा, और ख़ास तौर पे एट दी एंड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल सीज़ फायर के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।